केयर 6 में रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार का सबसे बड़ा बहाली का प्रक्रिया शुरू होने जा रहा है। बिहार बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट। बीपीएससी का ये तीसरे चरण का वैकेंसी है, जहां पे 87,774 पदों की वैकेंसी कराई जानी है। अब इस परीक्षा के पीछे जो है कराने का सबसे बड़ा कारण है कि ये परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और इसका जल्द से जल्द एग्जाम लेना था, क्योंकि ये मामला जो है इलेक्शन से पहले का था और सभी छात्रों के मन में ये चीजें बैठ रही थी कि इलेक्शंस की बहाली निकाली गई है और इसमें और विलंबता हो सकती है, विधानसभा तक जा सकता है ये जो एग्जाम का प्रक्रिया है। लेकिन उन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए बिहार सरकार ने यहाँ पे इसकी परीक्षा लेने का फैसला कर ही लिया और अब यहाँ पे आपको बता दें कि री एग्जामिनेशन के डेट घोषित कर दिए गए। लेकिन 19 से लेकर 22 तारीख तक ये परीक्षाएं होनी है। इस परीक्षा को लेने के लिए यहाँ पर अध्यक्ष महोदय बीपीएससी के चेयरपर्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही यहाँ पर अब छात्रों के मन में थोड़ा सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सवाल क्या क्या है वो तो मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन सवाल सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को लेकर है, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन को लेकर है कि ये क्या चीजें हैं, क्या इससे हमें नुकसान हो सकता है या किसी को फायदा हो सकता है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि क्या अब पेपर लीक नहीं होगा। तो देखिए, जितनी भी आज आप लोगों ने न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा, जितनी भी व्यवस्थाएं यहाँ बताई जा रही है कि क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपको ट्रांसपोर्टेशन के मोड से ले जाया जाएगा, उसमें एक अधिकारी होगा साथ में। तो एक सवाल तो आपका बनता है कि क्या अधिकारी यहाँ पर सेटिंग नहीं कर सकता है, पेपर लीक नहीं करवा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि अधिकारियों के चलते ही पेपर लीक अभी तक होते रहे हैं, चाहे वो आयोग से हो रहा हो, अब यहाँ पे होगा कि बाहर भी हो सकता है। सबसे बड़ा तो सवाल यहाँ पे यही था कि उन 270 लोगों का जो लिस्ट जारी किया गया था, जो हजारीबाग के होटल्स में पकड़े गए थे, उनको बैन नहीं किया गया। तो अपने आप में ही ये बहाली की प्रक्रिया एक भ्रष्टाचार में लिप्त है अभी भी। खैर, इन सभी चीजों को दरकिनार करिए और अपने आप को फोकस कीजिए अपने आने वाली इस एग्जाम को लेकर। तो आपको क्या करना है, फोकस रहना है, जो चीजें आपने पढ़ी है उन सभी चीजों को रिवीजन करना है। अभी जब बात यहाँ पर चेयरपर्सन की आती है, उन्होंने 2-3 चीजें बताई है इस एग्जाम को लेकर। जैसे कि उन्होंने कहा है कि कलर कोडिंग हम लोग करेंगे। कलर कोडिंग से क्या फायदा हो सकता है? तो कलर कोडिंग का एक फायदा यही है कि पेपर लीक होने से बचाया जा सकता है। और ये कलर कोडिंग वाला जो मैटर है, इसमें बोला गया है कि हम लास्ट मौके पे, यहाँ पे लास्ट जो आपका टाइम होगा उसमें डिसीजन लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को भेजना है। अच्छा, ये चीजें, दूसरी चीज ये भी बोला है कि 4 से 5 सेट जो कि बने हुए हैं, इन 4 से 5 सेट का कलर कोडिंग जो है, हर जिले का अलग अलग क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई रोहतास में एग्जाम दे रहा है, कोई कैमूर में एग्जाम दे रहा है, या कोई चंपारण में एग्जाम दे रहा है, या कहीं कोई अन्य जिलों में एग्जाम दे रहा है, तो उनके क्वेश्चन पेपर अलग हो सकते हैं। तो जब क्वेश्चन पेपर अलग होगा तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन का लेवल भी अलग हो सकता है। तो उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन लगाया जा सकता है? सवाल यहाँ पे आ रहा था कि सर, जो क्वेश्चन हम लोग 150 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर, क्या सभी अटेम्प्ट करना होगा? ये सवाल आप लोग का आ रहा था। तो मैं कहूंगा कि देखिए, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है एग्जाम में, तो अटेम्प्ट ऑल करना है आपको। इसमें कोई भी आप लोग वो मत सोचिएगा कि हम लोग क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे। अटेम्प्ट ऑल कीजिएगा, ये आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। अच्छा, इसको भी लेकर एक सवाल उठ रहा था कि सर 3 अटेम्प्ट से छात्र जो डर रहे कि मेरा तीसरा अटेम्प्ट है तो ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट है, तो क्या हमें इस अटेम्प्ट को लेना चाहिए? हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि ये आखिरी अटेम्प्ट है हमारा, तो क्या चौथे अटेम्प्ट पे हम लोग टियर 4 का वेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं उनको बोलूंगा कि ये अटेम्प्ट लीजिए, क्योंकि इसमें संख्याएं ही कम है। मात्र 6 लाख लोगों ने ही फॉर्म भरा है और 87,000 वैकेंसी है। तो समझ सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर कितना, यहाँ पर जो है कंपटीशन आसान है अभी आप लोग के लिए। तो अटेम्प्ट बिल्कुल लीजिएगा। और ये जो 3 अटेम्प्ट की बात कही जा रही है, ये आगे चलकर ये बढ़ भी सकती है। ये 5 अटेम्प्ट की हो रही है चर्चा यहाँ पे, हो सकता है कि ये 5 अटेम्प्ट कर दिया जाए। तो ये सवाल तो आपका यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग को अटेम्प्ट लेना है ये एग्जाम, ठीक है। दूसरा कि आपका ये सवाल था कि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल इसको भी आप लोग सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब समझते हैं हम लोग नॉर्मलाइजेशन को, जिसकी बातें यहाँ पे हमारे चेयरपर्सन ने किया है। नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, समझिएगा चीजों को। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? जैसे कि हम लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम मान लीजिए कि 4 से 5 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है ना,
एक ही पेपर का 4 से 5 शिफ्ट में होगा। मान लीजिए कि डे 1 में जो एग्जाम हुआ, डे 2 में जो एग्जाम हुआ, डे 3 में जो एग्जाम हुआ, ऐसे करके जो है अलग अलग शिफ्टों में मान लीजिए कि 4 या 5 शिफ्टों में कोई परीक्षा होती है। अब ये 4 से 5 शिफ्टों में जब परीक्षा हो गई है ना, तो सबका लेवल चेक करने के लिए यहाँ पे नॉर्मलेशन का फॉर्मूला लगाया जाता है। देखा जाता है कि किस दिन का क्वेश्चन इजी है, किस दिन का क्वेश्चन मॉडरेट है, किस दिन का क्वेश्चन टफ है, उसके अनुसार यहाँ पे नॉर्मलेशन किया जाता है। उस नॉर्मलेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि आज आपने पहले दिन का एग्जाम दिया और पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन है, एक थोड़ा इजी है, एक थोड़ा कठिन है, एक थोड़ा बहुत कठिन है यानी कि हार्ड है। और उसमें क्या हुआ कि जो हार्ड वाले क्वेश्चन को लेबल किया जाता है इजी वाले क्वेश्चन के साथ, तो उसको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और उसमें देखा जाता है कि कितने छात्रों ने किस तरह के क्वेश्चन को ज्यादा अटेम्प्ट किया, तो वहां पे इस अटेम्प्ट को भी देखा जाता है और उसमें नॉर्मलाइजेशन करके फिर आपका नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो भी रहता है, जिस भी एग्जाम का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला होता है उसको लगा के, उस फॉर्मूले को लगा के एग्जाम का रिजल्ट दिया जाता है। लेकिन जब बात यहाँ पे मान लीजिए कि अब बीपीएससी की बात होगी, यानी कि जो बीपीएससी टीआरई का बात हो रहा है ना। अब टीआरई में क्या है कि आपका एग्जाम डे बाय डे नहीं है, एक ही दिन है, एक ही पाली में, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? एक ही दिन एग्जाम है, मान लीजिए कि 1 to 5 का एक ही दिन एग्जाम है ना। लेकिन इन्होंने कहा है कि हम 4 से 5 सेट देंगे अलग अलग जिलों में। टोटल 27 जिले हैं, टोटल 27 जिले हैं, यानी कि मान के चलिएगा कि 27 तो सेट बने नहीं होंगे। हो सकता है कि 10 जिले ऐसे होंगे या 5 जिले ऐसे होंगे जहां पे सेम क्वेश्चन होंगे। तो उन जिलों को लेकर अगर देखा जाए 4 से 5, अगर 4 भी सेट अगर है, मान के चलेंगे 4 भी अगर सेट है और चारों सेट को अलग अलग जिलों में दिया गया, तो वो भी तो एक नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूले में बैठता है ना, कि अलग अलग लेवल का क्वेश्चन अलग अलग जिलों में है, तो वो भी तो नॉर्मलाइजेशन वाले फॉर्मूले में बैठता है। तो उसी तरह से नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, इसको समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन है। अब 150 क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन हो गया, मॉडरेट हो गया क्वेश्चन हार्ड हो गया। अब इजी क्वेश्चन मान लीजिए कि 150 में 75 क्वेश्चन है, इसमें 25 क्वेश्चन है, और इसमें जो हार्ड क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन है। ठीक है। अब ये जो 50 क्वेश्चन, मान लीजिए कि 150 में जो सबसे टॉपिस्ट जो लड़का आया, जिसका रिजल्ट आया, उसका 150 में आया, मान के चलिएगा 80 आया, तो 80 को ही यहाँ पे हम लोग 100% मान लेंगे, है ना, 100%। अब इस 80 नंबर को 100% मान के उसके नीचे बाकी सारों का रिजल्ट होगा, 80 के नीचे ही होगा, क्योंकि ये टॉपर है। तो इसके नीचे जितने भी लोग होंगे, है ना, इसके नीचे जितने भी लोग होंगे, उसका रिजल्ट इसके अनुसार इसको 100% मान के इसका रिजल्ट दिया जाएगा। ये परसेंटाइज हो गया नॉर्मलाइजेशन का। लेकिन यहाँ पे चेक होता है आपका क्वेश्चन का लेवल। यहाँ पे मान लीजिए कि इजी क्वेश्चन है 75, तो ये सब छात्र अटेम्प्ट करेगा। 75 में 75 सब सही भी कर सकता है, 75 में कोई 70 सही कर सकता है, या कोई यहाँ पर 71 सही कर सकता है, या 65 सही कर सकता है। अब जो मॉडरेट क्वेश्चन है उसमें 25 क्वेश्चन है। अब ये 25 क्वेश्चन में मॉडरेट है, तो मान लीजिए कि किसी का 15 ही अटेम्प्ट है, बहुत सारे लोग अटेम्प्ट किए ही नहीं है इसको, है ना, छोड़ दिए। तो 50 क्वेश्चन में से जो सही क्वेश्चन बना के आया लड़का, वो क्वेश्चन 80 बनाया है और उसका नंबर ज्यादा आ गया इस टॉपर से भी, तो वो उसका हाईएस्ट परसेंटाइल हो जाएगा। मान लीजिए कि उसका आ गया 81, तो ये हाईएस्ट परसेंटाइल उसी का हो गया, वही लड़का का होगा जो ये हार्ड क्वेश्चन बनाएगा 50 में से। तो समझ गए? ये कहने का मतलब है परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। इजी, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन को सबसे ज्यादा अटेम्प्ट बहुत कम वैसे लोग करते हैं, लेकिन जो किया, अटेम्प्ट किया उसको और अच्छा सही आंसर करके आ गया, तो उसका अटेम्प्ट क्वेश्चन, और जो इजी क्वेश्चन सब करके आए, मान लीजिए कि हम 40 क्वेश्चन करके आए इजी वाला और आप 40 क्वेश्चन करके आए टफ वाला, तो आपका नंबर और आपका परसेंटाइल बढ़ जाता है वहां पे, अगर आपका सही है 40 में। तो यही है यहाँ पर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का मतलब। तो ये चीजें तो होंगी ही इस एग्जाम में, तो इसलिए किसी का ये मत सोचिएगा कि हम 150 में से 120 क्वेश्चन सही करके आए हैं या 100 क्वेश्चन सही करके आए हैं तो हमारा इतना ही नंबर आ जाएगा। नहीं, वो नंबर जो है परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में अगर होगा तो ये चीजें होंगी, नंबर आपके पॉइंट्स में जाएंगे और 1-2 नंबर से बहुत लोग छटेंगे। तो खैर, इन सभी चीजों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाए हुए हैं, उसी बेस पे एग्जाम दीजिए। नॉर्मलाइजेशन की बातें इन्होंने आके बीच में कही, ऐसा कहना नहीं था इनको आकर वैसे, क्योंकि ऐसा जो नियमावली है हमारा, जो हमारा नोटिफिकेशन है, उसमें ऐसी कोई बात कही नहीं,
लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सारी बातें कहते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं जाके तो थोड़ा सा दिमाग छात्रों का बिगड़ता ही है। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज को दरकिनार करके अपना एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट है। और जितने वीडियो में इतना ही, कोई आपके डाउट है, कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, उसके ऊपर भी जरूर वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद।